भारत सरकार ने लगभग 10 सालों के बाद फाइनली अपने पे कमीशन को रिवाइज कर दिया है। 2016 में 7th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया था, लेकिन अब 2025 में 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई है, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉइज हैं, इंक्लूडिंग द पीएसयूज, यहां तक कि डिफेंस सेक्टर के भी जो एम्प्लॉइज हैं, उन सभी को फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं इसका फायदा हमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट अपने पे कमीशन को इंक्रीज करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंक्रीज्ड और रिवाइज्ड पे कमीशन से वो काफी हद तक इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन क्या इसका असर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज पर भी पड़ेगा? अगर हां तो फिर भी एक बात ठीक है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सकता है, लेकिन जिस तरीके के प्राइवेट सेक्टर में इकोनॉमी और इन्फ्लेशन चल रही है, अगर प्राइवेट सेक्टर का इस तरीके से जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो अगर नहीं बढ़ती है तो वेज डिफरेंसेस हमें यहां पर ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। इन सभी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, साथ ही साथ पे कमीशन होता क्या है और किस तरीके से इनके जितने भी सैलरीज और दूसरी चीजें जो सुविधाएं इन्हें दी जाती हैं, किस तरीके से उसमें बढ़ोतरी होती है, और ये पे कमीशन बढ़ाने से क्या सरकार को फिर से यहां पर फिस्कल जो स्पेस है उसमें नुकसान हो सकता है, और कौन कौन से फायदे और ज्यादा बेहतर तरीके से सेंट्रल एम्प्लॉइज को पहुंच सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अब हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह खबर पूरी तरीके से फिक्स हो चुकी है कि जो 8th पे कमीशन है उसको यहां पर लागू किया जाएगा, और वो सेंट्रल एम्प्लॉइज जो अभी भी काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, उनकी तो सैलरी बढ़ेगी, लेकिन जो पेंशन है उसमें भी यहां पर हमें हाइक जो है वो देखने को मिलेगा। अब ये जो पर्टिकुलर जो पे कमीशन है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पे कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा पैनल होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और पेंशन को धीरे धीरे इकोनॉमी के बदलते हुए चेहरे के साथ स्ट्रक्चर भी इनका सैलरी का चेंज किया जाता है। इसमें करंट एम्प्लॉइज के साथ साथ जो पेंशनर्स हैं, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं, उनको भी यहां पर पूरी तरीके से शामिल किया जाता है। साथ ही साथ डिफेंस पर्सोनल को शामिल किया जाता है, क्योंकि हम लोग कुछ साल पहले देख रहे थे कि किस तरीके से वन रैंक वन पेंशन का इशू चल रहा था। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग समझे तो 7th पे कमीशन जो 2016 में इंप्लीमेंट किया गया था, उसमें जो मिनिमम पे है, जो लोएस्ट रैंक का पे है, वो 7000 किया गया था। लेकिन वहीं अगर आप 2025 के इस 8th पे कमीशन को देखते हैं तो इसमें जो मिनिमम पे है 7000 से बढ़ा के सीधे सीधे 18000 कर दिया गया है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर हाइक ही नहीं, लेकिन एक और नई चीज एड्रेस की गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं जो भी इस पे कमीशन के अंडर आते हैं, उनको डिजिटल एक्सेस के साथ साथ जो उनका हेल्थ केयर कॉस्ट है उसको भी यहां पर काफी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम लोग बेसिकली यहां पर देखें तो आमतौर पर ऐसा होता है कि हर 10 साल में इन्फ्लेशन के हिसाब से जो सैलरी का स्ट्रक्चर होता है या इकोनॉमी की ग्रोथ के हिसाब से जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है उसका स्ट्रक्चर जो है इसमें चेंज किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि ये 10 साल में ही हो, 2-3 साल ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है। जैसे कि आप देखिए कि पिछले पे कमीशन और इस पे कमीशन में आपको 10 साल नहीं लेकिन 1 साल पहले, यानी कि करीबन 9 साल का या उससे थोड़ा सा कम फर्क देखने को मिल रहा है। अब ये जो बेसिकली पे कमीशन होता है, इसको सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जो हैं वो हेड करते हैं, और अलग अलग फील्ड्स के मेंबर्स भी इसमें शामिल होते हैं। अब अगर हम लोग इसमें रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो ये पैनल जो बेसिकली रिकमेंडेशन देता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसमें मिनिमल चेंजेस करके इसको यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है। अब अगर हम लोग इस पे कमीशन के रिवाइज होने के गोल्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये निकल कर आती है कि जो देश की इकोनॉमिक कंडीशन जैसी भी है उसके हिसाब से काफी एक फेयर कॉम्पनसेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को मिलना चाहिए। जो एम्प्लॉइज हैं उनका जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड है, चाहे वो जॉब का हो चाहे वो लिविंग स्टैंडर्ड हो, वो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। और मार्केट में जिस तरीके का इन्फ्लेशन का ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से थोड़ी बहुत सैलरी जो है यहां पर हाइक होनी चाहिए। अब 8th पे कमीशन के हम लोग थोड़े से सिग्निफिकेंस पे अगर बात करें तो सबसे पहली चीज तो यह है कि देखिए इकोनॉमिक बूस्ट तो यहां पर होगा, क्योंकि अगर सैलरी बढ़ेगी, पेंशन बनेगी, तो जो डिस्पोजेबल इनकम है उसमें भी बेसिकली हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिलेगा, यानी कि कंजम्पशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी कि जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक ग्रोथ होने के चांसेस हैं, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, क्योंकि व्यक्ति अपनी आरामदायक जिंदगी में जो चीजें चाहता है इस बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के हिसाब से
वो कहीं ना कहीं वो जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। खास तौर पर सरकार ने भी इंटरनेट कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर और एजुकेशन पर यहां पर खास ध्यान दिया हुआ है। अब इसके अलावा एक और चीज अगर हम लोग देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसमें जो वेज यूनिफॉर्मिटी है वो भी यहां पर रहनी चाहिए, चाहे वो डिफेंस के हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे वो पीएसयू के हो। इससे बेसिकली होता क्या है कि अगर आप यहां पर पे कमीशन बढ़ाते हैं तो सभी की सैलरी बढ़ती है, लेकिन फिर हमारे दिमाग में आता है कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का क्या, भाई उनका भी जो पे कमीशन है वो रिवाइज होता है, और जब स्टेट गवर्नमेंट अपना पे कमीशन रिवाइज करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिकमेंडेशंस रहे हैं पे कमीशन के, उसी से संबंधित यहां पर कहीं ना कहीं रिवाइज करने की कोशिश करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि यूपीएससी अपना सिलेबस जिस तरीके से चेंज करती है, स्टेट पीएससी कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने की कोशिश करती ही है। अब इस बार का जो बेसिकली पे कमीशन है उसकी डेडलाइन जो थी 10 साल में अगर आप देखें तो 2026 होती है, पिछले पे कमीशन 2016 के कंपैरिजन में। इसीलिए बेसिकली क्या है कि इसे लागू कर दिया गया, यानी ऑर्डर दे दिया गया 2025 में, यानी इंप्लीमेंट होते होते 2026 तो यहां पर आ ही जाएगा। लेकिन एक छोटा सा चैलेंज यहां पर गवर्नमेंट के सामने ये है कि जो फिस्कल एक्सपेंडिचर्स हैं ये वो बेसिकली बढ़ सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट के पास अगर थोड़े से पैसे कम बचते हैं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरकार का यहां पर कम किया जा सकता है। यानी कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है सरकार का वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर जब 7th पे कमीशन 2016 लागू किया गया था तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में सीधा सीधा 1 लाख करोड़ यानी 1 लाख करोड़ का इंक्रीज हमें देखने को मिला था। सेम तरीके का जो एक्सपेंडिचर का एक इंक्रीज है वो आपको 8th पे कमीशन में भी देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें तो हायर डिस्पोजेबल इनकम अगर रहेगी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पास, तो यानी कि वो भी एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन है, तो कस्टमर की डिमांड यहां पर बढ़ेगी क्योंकि पैसा उनके पास ज्यादा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि डिमांड बढ़ने की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इकोनॉमी का एक और कंसेप्ट हमसे ये भी कहता है कि अगर पर्सन के पास, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास पैसे ज्यादा हैं तो वो मार्केट में पैसे ज्यादा डालता है, यानी कि उसकी डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो वो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है। गुड्स और सर्विसेज को जब वो कंज्यूम करेगा तो मार्केट में पैसा डालेगा, मार्केट में पैसा डालेगा यानी कि जो मनी फ्लो है वो बढ़ेगा। अब जिस तेजी से डिमांड बढ़ेगी ऐसा तो होगा नहीं कि उसी तेजी से सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि सप्लाई और डिमांड के बीच में आपको फर्क देखने को मिलेगा, डिमांड ज्यादा सप्लाई थोड़ी कम, यानी कि इन्फ्लेशन भी बढ़ने के थोड़े से चांसेस हो जाते हैं क्योंकि मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा है। लेकिन इसके ऊपर एक और कंसेप्ट ये काम करता है कि इन्फ्लेशन अगर थोड़ी सी बढ़ी रहती है, मतलब बढ़ी इन द सेंस ऐसा नहीं कि अनकंट्रोलेबल है, कंट्रोलेबल पैरामीटर में है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमें साथ साथ देखने को मिलती है। सरकार को सबसे ज्यादा जो ख्याल है वो अपना फिस्कल डेफिसिट का ही इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी की क्या स्थिति हो चुकी है इस वक्त देश की वो आपको और मुझे बहुत बेहतर तरीके से पता है। आलोचना तो हम लोग बेसिकली करते ही रहते हैं, लेकिन अब सॉल्यूशंस जो है इसमें हमें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि इसी तरीके का फिस्कल डेफिसिट हमें 2016 में भी देखने को मिला था जब 7th पे कमीशन लागू हुई थी। अब अगर आप उस टाइम के डेटा को कंपेयर करें तो 2016 में फिर भी हमारी जीडीपी 8% के ऊपर ही ग्रो कर रही थी। इवन देन वहां पर फिस्कल प्रॉब्लम आई थी और अभी तो 8% से काफी नीचे जीडीपी चल रही है। सो दैट वुड बेसिकली बी अ प्रॉब्लम हियर। अब यहां पर एक और चीज ये देखिए कि पीएसयूज जो है यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सेम प्रॉफिटेबिलिटी को कहीं ना कहीं यहां पर एंजॉय करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बेसिकली रिकमेंडेशन है उससे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होंगे। हो सकता है कि अगर सेम गाइडलाइन फॉलो की जाए जल्द से जल्द तो स्टेट गवर्नमेंट की जो इंडिविजुअल बजट है उसमें भी हमें फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलेगा। लेकिन इन सभी चीजों को अगर 2 मिनट के लिए इग्नोर करें और दूर रखें तो जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंप्रूवमेंट होगा एम्प्लॉयज में वो बेसिकली अच्छा हो सकता है। आने वाले वक्त में हमें यह देखना होगा कि प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, क्या प्राइवेट सेक्टर भी उसी तरीके से अपनी एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो बूम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और अगर इसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया जाता है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरीके की रहेगी। यानी कि अगर हम एक कंक्लूजन के तौर पर इसके कॉन्स की बात करें 8th पे कमीशन की, तो फिस्कल बर्डन जो है वो सरकार का बढ़ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पैसे बढ़ा दिए एम्प्लॉयज के, स्टेट गवर्नमेंट भी थोड़े बहुत बढ़ाएंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं बढ़ाता है तो यहां पर जो बेसिकली इनकम की इनइक्वालिटी है, वेजेस की जो इनइक्वालिटी है इन रिलेशन विथ नॉन गवर्नमेंट वर्कर्स, वो हमें थोड़ी बहुत यहां पर ज्यादा देखने को मिल सकती है।
प्लस बजट भी जो है थोड़ा सा कंस्ट्रेंट होगा, क्योंकि जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही थी पिछले साल तक, अब ये पर्टिकुलर पे कमीशन की वजह से सैलरी और पेंशन जब ज्यादा जाएंगे तो शायद जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन उम्मीद हम लोग यही कर सकते हैं कि जब यहां पर सैलरी हाइक हुई है तो लार्ज टर्म या फिर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हमें यहां पर देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सरकार ने जो ये 8th पे कमीशन 2025 में लागू किया है, इसके प्रोस और कॉन्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप इस 8th पे कमीशन के फेवर में हैं कि इस वक्त ये किया जाना चाहिए था, या फिर आप भारत की इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए आप ये समझते हैं या ये आप कहना चाहते हैं या ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिलहाल इस पे कमीशन को अगर हम लागू करते हैं इसके शायद नुकसान ज्यादा हो सकते हैं, फायदे कम। आप किस साइड पर खड़े हैं अपना जवाब जरूर दीजिए और उसका कारण भी हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक सवाल है, कोशिश करिएगा इसका जवाब लिखने की। डिस्कस द पोटेंशियल इकोनॉमिक इंप्लीकेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट of the 8th pay commission. How might it impact government finances, consumption and the overall economic growth? और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हैं, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड टू चहल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो 8th पे कमीशन का रिवाइज मॉड्यूल है आपके आसपास के लोगों और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स तक सही तरीके से पहुंचे, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।